हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने हैं। वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं इको के अपने लास्ट चैप्टर पर, और है वो कौन सा? ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेटली चैप्टर आपका बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर किए हुए। ग्लोबलाइजेशन कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ल्ड वाइड एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश की है एंटायर चैप्टर को इस 1 मार्क सीरीज़ में एक आकर के पूरा समेटने की किसी हद तक। और फिर भी अगर हम उसमें कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर हमने उसमें कोई कमी छोड़ी है तो प्लीज़ उसमें आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत बेनिफिशियल आपके लिए साबित होने वाली है जब आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लास्ट स्टेज पर इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो भी अभी तक वीडियोज़ अपलोड हुए, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। ऐसे ही आगे मिलता रहे, आप और हम साथ मिल करके चलेंगे, है ना। आपकी सक्सेस मेरे हाथ में, ठीक है, गारंटी है इस बात की। आगे चलते हैं, अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। देखो, जो बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट सेट करती है, अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लिबराइजेशन, ठीक है। तो अगर लिबराइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है तो आप क्या लिखोगे लिबराइजेशन की डेफिनेशन में? रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबराइजेशन, राइट। चलो, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन कंट्रीज़ के बीच में जो हो रहा है उसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, समझ गए। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अगर आ जाती है तो उसमें क्या लिखेंगे हम? रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन। लिविंग कंडीशन किसकी सही करता है ये, है ना। तो ये लिविंग जो कंडीशंस है वो सही करता है जितने भी वर्कर्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनकी। तो ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ ये आ जाएगा इसके अंदर। क्या आ जाएगा? तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। योर आंसर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन? इनमें से कौन सा है ना? इनमें से कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन हिट हार्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टॉय मेकिंग, जूट या सीमेंट? नहीं, सबसे ज़्यादा जो एक इंडस्ट्रीज यहाँ पर हिट हुआ है इसमें वो हुआ टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने वाला काम, है ना। पहले खिलौने वैसे बनाए जाते थे ना, जो आपको पता है ना, जब बहुत पुराने टाइम में लोग कैसे खेलते थे और उसके बाद टॉयज़ कैसे आने लगे, तो वो टॉय मेकिंग का काम, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज? WTO इनिशिएटिव कहाँ किया गया था? इनमें से कौन सा ग्रुप था? रिच कंट्रीज़ थी? नहीं। तो पुअर कंट्रीज़? नो। डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बस का नहीं था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना। ये कौन थी कंट्रीज़? ये थी डेवलप्ड कंट्रीज़, जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी। उन्हीं ने इनिशिएट किया था WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। क्यों किया था? क्योंकि वो डेवलप्ड थी, है ना, वो ट्रेड कर सकती थी, उनके वो इतनी रिच थी, वो इतनी पावरफुल थी कि वो कंट्रीज़ यहाँ पर अगर वो चाहती वो ट्रेड कर सकती थी, इसलिए वहाँ से इनिशिएट हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। आंसर सी, डेवलप्ड कंट्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेज स्ट्रेस ऑन लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है इसके लिए? ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है। लिबरेशन या फॉरेन ट्रेड की अगर बात आ जाती है तो फॉरेन ट्रेड के लिए हम WTO का ही नाम ले लेते हैं हमेशा, बिना कुछ सोच समझे आप WTO का नाम ले लें। मूव टू नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs आर टर्म्ड। इन्वेस्टमेंट जो MNC करती है उसे हम क्या कहते हैं? MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको हम? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बी पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? देखो, मेरी बात सुनो आप, ये जैसे हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताया, इसको अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर हो रही है, इसलिए हमने ये ऐसे लिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs आर नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ये 1 वर्ड भी कवर हो रहे हैं और आपके MCQs भी कवर हो रहे हैं और इसी से फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर हो जाते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का फीचर नहीं है इनमें से क्या? इट वॉज कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, इट सेट अप फैक्ट्रीज वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, इट ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स वे, और या फिर इट एम्प्लॉय लेबर ओनली फ्रॉम इट्स ओन। नहीं भाई, मल्टीनेशनल कंपनी होगी तो सिर्फ अपने ही कंट्री के लेबर को ही एम्प्लॉयमेंट करेगी, ऐसा तो ये तो नहीं होगा। आप उसमें मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप उसमें किसी भी कंट्री के लेबर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4th पॉइंट है ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इम्पोर्ट पर टैक्स लगाया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा, उसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ट्रेड बैरियर्स। बैरियर्स माने रोकथाम, रोक लगा देना किसी चीज़ पर। तो आप ज़्यादा टैक्स लगा दो तो चीज़ें रुक जाएंगी भाई वहीं पे, है ना। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, राइट। नेक्स्ट चले, चलो क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं, है ना। तो फैसिलिटीज़ देने से क्या वो लोग अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ के लिए और वो काम करते हैं। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इसका मतलब बाकी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो आपको अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखने के लिए आ जाए तो इसमें से जो बाकी बची हुई 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आप आराम से इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर लॉन्ग पीरियड। उन्हें लंबे समय तक टैक्स को देने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टैक्स तो वो पेड करेंगे, टैक्स की रेट उन पर कम कर दी जाती हैं और लॉन्ग पीरियड तक के लिए वो टैक्स पेड नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा भाई, है ना। टैक्स तो पेड करना पड़ता है लेकिन अभी शॉर्ट पीरियड में उनसे टैक्स पेड नहीं कराएंगे और टैक्स की रेट कम कर देते हैं। बाकी 3, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, ये सही है। दे हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ये ठीक है। दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ये सही है। वो शुरू के 5 सालों में उनको टैक्स पेड नहीं करना पड़ता। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक, उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, और गवर्नमेंट उनको बहुत सारे लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाए तो आप ये तीनों चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? नहीं है कौन सा? वो है ए नंबर, ये नहीं है उसका। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड 5 ईयर्स, अभी बता दिया। 5 सालों के लिए वो टैक्स पेड नहीं करते हैं, शुरू के 5 साल। It refers to the globalization which create opportunities for all and ensure that its benefit are better shared। किसके साथ शेयर कर सकते हैं भाई? किसके साथ? प्राइवेटाइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, WTO या फिर फेयर ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर क्या आता है? ये फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट आर बेटर शेयर्ड, फेयर ग्लोबलाइजेशन। योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। In an MNC is a company that owns or control production। किस पर कंट्रोल या प्रोडक्शन करते हैं ये MNCs क्या होती हैं? मोर देन वन कंट्री होती है, एक कंट्री पर नहीं कंट्रोल होता है इनका। डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ना ही डेवलप्ड कंट्री, यही है मोर देन वन कंट्री से। इसमें डेवलपिंग भी हो सकते हैं और डेवलप्ड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बोथ। नेक्स्ट, the process of rapid integration or interconnection between countries through free trade, free mobility of capital and labor। ये प्रोसेस है रैपिड इंटीग्रेशन का, जहाँ पर फ्री ट्रेड है, फ्रीली कैपिटल और लेबर को मोबिलिटी यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। डैट इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, this process is called globalization, in which the process of rapid integration or interconnection between countries through free trade, free mobility of capital and labor। Okay, what was the main channel connecting countries in the past? कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए पास्ट में क्या चैनल होते थे भाई पहले के ज़माने में? तो ये मेन जो चैनल थे वो ट्रेड था, कि हम बिज़नेस करने के लिए, हम व्यापार करने के लिए ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते नहीं थे। पहले आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो कैमल पर बैठ करके इधर उधर लोग जा रहे हैं, है ना, बहुत पुरानी मूवीज़ में। तो वो क्यों जाते थे? वो ट्रेड करने के लिए जाते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे। ठीक है, अब क्या अभी लोग तो ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, या फिर वहाँ जाके सेटअप हो जाता है ना, किसी और रीज़न से। लेकिन पहले मोस्टली ट्रेड करने के लिए ही जाते थे। योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट।
आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन फेयर। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल हैव नॉट बीन बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा फेयर नहीं होता। तो इसमें कौन से टाइप के लोग होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन से जिनको ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, ग्लोबलाइजेशन किससे सबको फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो रह जाते हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन तो फ़ायदे नहीं होते। तो वो कौन से लोग हैं? बिल्कुल डेफिनेटली वो लोग हैं स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। छोटे प्रोड्यूसर भाई वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो स्मॉल प्रोड्यूसर। अगर हमारा छोटा सा हमारा बिजनेस है, हम क्या एक्सपोर्ट और क्या इंपोर्ट करेंगे? छोटे छोटे वर्कर, तो उन लोगों को ग्लोबलाइजेशन से किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्लियर? व्हाट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसी? एमएनसी के इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव क्या हो सकता है भाई? तो एमएनसी हमने क्यों सेटअप किया है ना? तो क्या मेन मोटिव ये हो सकता है? द मेन मोटिव इज़ टू इंक्रीज देयर एसेट्स एंड अर्न प्रॉफिट। द मेन मोटिव इज़ टू वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। द मेन मोटिव ऑफ एमएनसी इज़ टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। या फिर द मेन मोटिव इज़ टू बेनिफिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। नहीं भाई, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो द मेन मोटिव इज़ टू वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए एमएनसीज में इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। इसका एक मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं 18th। एमएनसी कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन। ठीक है, एमएनसी में बहुत सारी चीज़ें मतलब वो सोच करके चलते हैं जब वो प्रोडक्शन करने से पहले। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है जो सही नहीं है उसके लिए, कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बहुत क्लियर दिख रहा है सी पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिशन। क्या चाहते हैं? लोकल कॉम्पिटिटर चाहते हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर के, उसमें बहुत सारे नंबर हो जाए हमारे पास कि लोग हमसे आकर के कंपटीशन करें, है ना? ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ये 3 चीज़ों को देख करके काम कर लेते हैं कि चीप लेबर मिल जाए उनको, मार्केट पास में हो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनके फेवर में हो। ये 3 चीज़ें वो देख लेते हैं और एमएनसी को सेटअप कर देते हैं। ठीक है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। ये गलत है कि लोकल कंपटीशन कर दें और अपना मार्केट अच्छा कर लें। चलते हैं नेक्स्ट 19th। विच इंडियन कंपनी वाज ब्रॉट ओवर बाय कारगिल फूड्स, अ लार्ज अमेरिकन एमएनसी? पिक आउट द नेम फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड बाय। कौन सी कंपनी थी? अमूल, फन फूड, एग्रो टेक्निक फूड लिमिटेड या फिर परक फूड्स? तो ये थी परक फूड्स, कारगिल फूड्स। ठीक है, कौन सी थी? परक फूड्स। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? जो लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर सपोर्ट करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की? WTO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? कौन से ईयर में किया गया था ये? तो ये था 1991। कौन सा था? 1991। सही है। नेक्स्ट चलते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैव बीन हार्ड हिट बाय फॉरेन कंपटीटर? इनमें से कौन सी एक इंडस्ट्री है जो फॉरेन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा वो हिट हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ गई? तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। कौन से हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं ना, तो फॉरेन कंपटीशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी इंडस्ट्री को हुई है, सबसे ज़्यादा। चलते हैं। एन एमएनसी इज ए कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन। तो ये भाई ये तो अभी भी बताया था, मोर देन 1 कंट्री होता है। द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल और लेबर, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सिंपल है। थोड़े क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं कि जो हमने पढ़ाया भी वो याद भी है कि गायब भी हो रहा है। व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट में क्या कनेक्ट करते थे? तो ट्रेड करते थे। व्हाट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज? एमएनसी का मेन मोटिव क्या होता है? द मेन मोटिव टू द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, पुअर पीपल को वेलफेयर करना, ये उनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर? अभी याद करवाया था ना, 1981। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैव बीन हार्ड हिट? कौन सी हार्ड हिट इंडस्ट्रीज हुई है फॉरेन कंपटीशन से? तो डेयरी प्रोडक्ट्स, अभी लर्न करवाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बाय स्ट्रेस ऑन लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन
तो ये है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौन सा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉरेन रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट, इनमें से इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, क्या, द मनी स्पेंड ऑन रिलीजियस सेरेमनीज, द मनी स्पेंड ऑन सोशल कस्टम, द मनी स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, या मनी स्पेंड ऑन हाउस होल्ड गुड्स। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहाँ से हमें पलट करके वापस पैसे आएंगे। तो ये मनी अगर हमने किसी लैंड को खरीदने में खर्च की है, एसेट खरीदने में खर्च की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमने उस लैंड को सेल कर दिया तो हमें वो वापस पैसा मिल जाएगा, तो डेट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो सी पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड, इसमें से कौन सा फॉरेन ट्रेड का बैरियर है, तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पर अगर हम टैक्स लगा देते हैं डेट इज कॉल्ड द बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड। चलते हैं नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट, स्पेशल एसेज बनाए जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, क्या चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, इनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इसलिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो देखें कि हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो सके, तो उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंट्री ऑफ MNC इज़ ए डोमेस्टिक मार्केट में प्रूव हार्मफुल फॉर, ये किसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो अभी बताया था स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर के लिए। MNCs आ गई, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं डोमेस्टिक मार्केट में, सबसे ज़्यादा हार्मफुल किसके लिए होंगी, ये स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर के लिए। लार्ज स्केल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोमेस्टिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब स्टैंडर्ड को भी नहीं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को। फोर्ड मोटर सेटअप इट्स फर्स्ट प्लांट इन इंडिया, सबसे पहले आया था फोर्ड मोटर, कहाँ पर, चेन्नई में आया था, कहाँ पर आया था, चेन्नई में, याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट, एंट्री ऑफ MNCs इन डोमेस्टिक मार्केट में प्रूव हार्मफुल फॉर, ये किसके लिए हार्मफुल हो सकती है, अभी बताया था ना, सारे स्मॉल स्केल के लिए है ना, और सब स्टैंडर्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए। एंट्री ऑफ MNC इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इसको सबसे कम बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन में, इंडिया से सबसे कम बेनिफिट किसे हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर, ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे कम इसको बेनिफिट होता है इंडिया में, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन ए लोकल कंपनी एंड ए मल्टीनेशनल कंपनी, एक जॉइंट प्रोडक्शन है लोकल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी के बीच में, एक मेजर बेनिफिट आपको बताना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि MNC जो आती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, तो अगर हम यहाँ पर वो किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो उस कंपनी को इतना फ़ायदा हो जाता है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको मिल सकती है, ठीक है ना। तो MNC कैन ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन। योर आंसर्स नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू सही नहीं है, इट अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल कंट्री विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, यही गलत, पहला ही वाला गलत है भाई, बिना किसी ट्रेड बैरियर के सब किसी को, सारे कंट्री को ये ट्रेड करने की अनुमति नहीं दे सकता है, नहीं, सब पे ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं, उसी हिसाब से ही वो अलाउ करता है, हर किसी को नहीं परमिशन है। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स, मार्केट का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिटिव प्राइस, या फिर ऑल ऑफ द एबव, सारे दिख रहे हैं भाई। इंटीग्रेशन है ना मार्केट का, सारी चीज़ें हैं, है ना, डोमेस्टिक मार्केट से भी अच्छा हो जाता है, वाइडर हमारे पास चॉइस बहुत सारी हो जाती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस हो जाते हैं, सारे ही हैं, और ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन को कंट्रीब्यूट है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ऑब्वियस बात है एक्सटर्नल ट्रेड, कौन सा आ रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड। चलो भाई, योर आंसर्स नेक्स्ट 41, समझ आ रहा है ना अच्छे से। चलो, इन्वेस्टमेंट मीन्स, इन्वेस्टमेंट भी स्पेंडिंग ऑन, किस पर स्पेंड करेंगे, अभी हमने बताया था फैक्ट्री पर, मशीन पर, इक्विपमेंट, तीनों ही एसेट्स हैं, तीनों ही हमारी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स पर ही खर्चा किया जाता है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इट मीन्स इसमें ऑल ऑफ द एबव, वी शुड गो ऑल ऑफ द एबव। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज़ सक्सीड इन एंटरिंग ग्लोबल मार्केट थ्रू, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सक्सीड होते हैं ग्लोबल मार्केट में एंटर करेंगे, हम किसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू,
FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट बाय ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करते हैं? वर्ल्ड बैंक, मल्टीनेशनल्स, फॉरेन गवर्नमेंट, नन ऑफ द भाई नहीं, मल्टीनेशनल्स से। MNCs होती है ना, मल्टीनेशनल से। ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज़ बीन मोर इन फेवर ऑफ, किसके से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फेवर में रहते हैं ग्लोबलाइजेशन? ये होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, क्या होती हैं ये? डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन करती हैं। चीपर इम्पोर्ट इन अडेक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू, कम इंपोर्ट हो रहा है, चीप इन अडेक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या आता है? स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हाँ बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डिमांड जो रिप्लेस भी हो सकती है। और स्लो डाउन इन इंडस्ट्री सेक्टर, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये सारे ही काम हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव कब होगा ये? जब चीपर इम्पोर्ट होगा आपका, इन अडेक्वेट इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो ये सारे काम हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपके FIBs आ जाते हैं। रिफर्स टू ऑल दोज डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसी मेजर एंड चेंजेस विद एम एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी। ये क्या है? ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यही रेफ़र करती है कि जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, चेंजेस हैं, वो उनका एम क्या था, क्यों किया गए थे ये सारे चेंजेस। तो अगर NEP की डेफिनेशन आ जाए तो भी आप ये लिख सकते हो पूरी, और अगर FIB में आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट फेल्ट दैट नीड फॉर रिमूविंग बैरियर ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन, अभी बताया था ना किस ईयर में ये हटाए गए थे बैरियर्स, 1991 में। चलते हैं थर्ड। इज़ अ कंपनी डेट ओज द कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, एक से ज़्यादा नेशन में अगर हमारा कंट्रोल है तो हम कौन होगा? इसका मतलब हम होगा MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। फोर्थ बताते हैं, रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स है तो सिंपल सा फॉरेन ट्रेड होता है, तो कुछ नहीं है। फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल। द मेन एम ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है? टू लिबराइट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को हम क्या करना चाहते हैं? लिबर्टी देना चाहते हैं, लिबराइट करना चाहते हैं। इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई हैं। द इंडस्ट्रियल जोन विच आर सेटअप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर नोन एज, वो जो जोन है क्या कहते हैं उसको? सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज SEZ। राइट, नेक्स्ट टू फास्ट पे चलते हैं। इंक्रीज इन GNP इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरेशन। सही है भाई, बिल्कुल सही है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है ना, रिमूव हो गए तो फिर क्या हो जाता है? आराम से काम कर सकते हैं ना हम बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे चलते हैं। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ ए फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 इन इंडिया, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है, क्योंकि ना जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस इम्पोज लेस रेस्ट्रिक्शंस, कम है ना, और उसको ज़्यादा लिबरल बना दिया, लिबर्टी उन्होंने ज़्यादा दे दी है। रैपिड इंटीग्रेशन एज इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज़ नोन है सोशलिज्म। नहीं, सोशलिज्म तो नहीं कहते भाई इसको तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। रैपिड इंटीग्रेशन को तो फॉल्स है, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट इनिशिएटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्री में स्टार्ट हुआ तो नहीं, अभी बार बार बता रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में स्टार्ट होता है भाई। इंश्योरिंग दैट रूल्स आर बीइंग फॉलोड इज अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सही है, क्योंकि उनका काम ही क्या होता है कि जो रूल्स उन्होंने दिए हैं वो ठीक से फॉलो अप किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं, ये देखना, ये ट्रू है। एज ऑन जुलाई 2016 175 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO, है ना। 175 थे, नहीं फॉल्स, गलत है भाई, 165 थे, 165 थे। ओके। यूनिसेफ इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबराइज इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी फॉल्स है। यूनिसेफ नहीं है, ये है WTO। ठीक है, आंसर हमने विद एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं आपको, जिससे आप आराम से उसे लिख सको और कर सको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतना टाइम दे देती हूँ आपको। चले नेक्स्ट चलते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं कुछ।
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? MNC, अभी बता दिया है ना कि जो एक से ज़्यादा कंट्री को कंट्रोल करते हैं MNCs होते हैं सारे। वाई डू MNC सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन दोज रीजन्स विच वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, है ना। तो इसीलिए तो क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका कम आएगा जिससे, और उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए वो लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं। ठीक है। डिफाइन इन्वेस्टमेंट अभी बताया था। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर पैसे लगाएं जहाँ से हमें और ज़्यादा पैसे हमें वापस मिल सके जब हम उसको रीसेल कर दें, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं कि हम जो भी एसेट्स खरीदेंगे ना वो यहाँ ना खरीद के हम फॉरेन में खरीदें, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Measure to benefit that local companies get, they set up production unit in association with MNCs। अगर हम MNCs के साथ काम करते हैं तो क्या होता है, एक तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाता है, और उनके साथ मिलकर के अगर हम काम करते हैं तो हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है। हाउ आर MNCs स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब? कैसे बढ़ा रहे हैं वो, है ना। तो वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, है ना। लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करने के बाद, जैसे हम भी अगर अपना फॉरेन में बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो हम वहाँ की कोई भी एक लोकल कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप सेट कर लें, उसके बाद हम वहाँ पर सेट हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपनी पर्सनल भी खोल सकते हैं, एक नॉलेज मिल जाएगी ना हमें वहाँ पर काम करने की, उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। What happens to the sales of the Indian toys when Chinese toys invade the domestic market? बेकार हो गया था अपना तो इंडियन टॉयज़ तो बिल्कुल ही फॉल हो गया था, क्योंकि जैसे ही चाइनीज़ टॉयज़ यहाँ पर आए थे, है ना, इंडियन टॉयज़ की जो सेल थी वो बिल्कुल मार्केट में बेकार हो गई थी। योर आंसर बिल्कुल हमने शॉर्ट करके लिखी है एकदम, जो भी इंग्लिश में हिंदी में समझाया वही हमने इसको इंग्लिश में यहाँ लिख दिया है। इसको स्क्रीनशॉट लो और आंसर लिखो अपने पास, समझ के याद करो चीज़ों को, समझ के तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलें नेक्स्ट। चलो वन लाइनर ही हमने बहुत सारे ले लिए हैं आपके। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये बता दिया, रैपिड इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू द विच रीजन द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर अवेलेबल विद इन आवर रीच? कुछ रीजन बताओ। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से द लेटेस्ट वेराइटी ऑफ डिफरेंट आइटम अवेलेबल विद इन आवर रीच, है ना। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तरह तरह की चीज़ें अब हमको मिलने लगी हैं। गिव वन मेजर फैक्टर डेट हैज़ स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, एक मेजर फैक्टर बताना है ना हमको, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर क्या होता है? टैक्स जो इम्पोज करती थी ना गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं ट्रेड बैरियर, है ना। ये रेस्ट्रिक्शंस करने के लिए किया जाता है कि भाई ज़्यादा ना हो जाए कहीं। हाउ गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स? कैसे यूज़ करती है गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को? तो ट्रेड बैरियर वो यूज़ करती है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच गुड शुड कम इनटू आवर कंट्री। गवर्नमेंट हमारी सेट करती है कि कौन सी गुड हमारी कंट्री में आनी चाहिए और कौन सी गुड हमारी कंट्री से बाहर जानी चाहिए, ये गवर्नमेंट सेट करती है, राइट। अब जब उसको ऐसा लगता है कि ज़्यादा आ या जा रहा है तो वो उसके ऊपर क्या लगा देती है, वो वहाँ पर टैक्स इम्पोज ज़्यादा कर देती है, तो वो उस चीज़ का बिजनेस वहीं पर रुक जाता है। इसी को हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। चले नेक्स्ट चलते हैं। वाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्टेट वन रीज़न। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। भाई अगर गवर्नमेंट रोक रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसका मतलब वो डोमेस्टिक अपने ही होम कंट्री को वो सेव करना चाहती है, इसलिए उसने रोक दिया था। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। अगर हम सब चीज़ें बाहर भेज देंगे या हर चीज़ हम बाहर से मंगाना पसंद करेंगे तो फिर लोकल मार्केट का क्या होगा, ठीक है ना, इसलिए। वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव बैरियर टू लार्ज एक्सटेंट ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? क्यों हटा दिए थे? क्योंकि वो मार्केट कंपटीशन लेने के लिए, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि नहीं भाई कंपटीशन अगर मार्केट में नहीं करेंगे तो हम बेटर नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको हटा लिया था। व्हाट इज लिबरेशन? क्या चीज़ होती है? तो बैरियर को हटा देना, उसी को लिबरेशन यानी कि लिबर्टी देना कहते हैं। व्हाट इज़ एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन एम क्या है? तो ये भी इंटरनेशनल ट्रेड को लिबराइज करना, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबराइज करना। योर आंसर्स बहुत आराम से आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे आपके। हो गया, चलें नेक्स्ट। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड
पर मेंबर ऑफ द WTO भी बताया था, 165 है। हु फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, तो ये ट्रेड बैरियर को हटाने के लिए कौन फोर्स करता है, तो WTO करता है। हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन बेनिफिटेड द वेल ऑफ कंज्यूमर, वेल ऑफ कंज्यूमर को ग्लोबलाइजेशन कैसे करके यहाँ पर फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हमारे पास चॉइस हो जाती हैं, हम कम पैसों में हम अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने वाइडर चॉइस हो जाती है, इस तरीके से कंज्यूमर को हमें फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। हम वही चीज़ लेना पसंद करेंगे जो चीप एंड बेस्ट हो, तो हमें फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पर। तो गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कंपनी विच हैव एमर्ज एज अ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो 2 हैं यहाँ पे, एक इन्फोसिस और एक टाटा मोटर्स, ठीक है, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स। विच इंडस्ट्रीज हैव बीन हिट बाई कंपटीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वाटर सेज, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अभी आपको इससे पहले भी डेफिनेशन में बता दी थी, तो यहाँ पे छोटी सी लिख रखी है। व्हाट स्पेशल बेनिफिट्स टू ऑफर द कंपनी सेटिंग अप बाय द प्रोडक्शन यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या क्या स्पेशल बेनिफिट बताते, तो अभी बताया था, वो इनिशियल 5 सालों में वो लोग टैक्स पेड नहीं करते हैं, ठीक है, और कंपनीज जो होती हैं वो उनको मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो आएँ और यहाँ पर आकर के अपने बिजनेस को सेटअप कर लें, इसीलिए कर देते हैं लोग, है ना। मूव टू नेक्स्ट 26। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सबको, ऐसा नहीं कि मतलब खाली हमको ही फ़ायदा हो जाए, सबको हम लेकर के चलेंगे तो वो फेयर ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, माने एक कंट्री के लिए नहीं, सारी कंट्रीज़ के लिए। व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन सो दैट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ इज़ मोर, क्या और हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ के बीच का जो ये ट्रेड है वो फेयर बन जाए, ठीक है ना। तो ये तो ट्रेड बैरियर को हटाएं भाई, फेयर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। डेवलप कंट्रीज़ मतलब डेवलपिंग कंट्री को किसी भी काम करने के लिए फोर्स ना करें, ठीक है ना, फोर्सफुली ना करने चाहें, है ना, तो सब लोग मतलब मिल करके काम करें, एक दूसरे को फोर्स नहीं या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने वाला कोई काम ना करें। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट हम अपनी कंट्री में कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी हम जो भी लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये इस टाइप की चीज़ें खरीदेंगे वो हम फॉरेन में खरीदेंगे, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स विद इन द कंट्री और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन ही यहाँ पर सबको अपॉर्चुनिटीज़ देना है और अपनी डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड चीज़ों को वहाँ पर लेकर के आना है। व्हाट प्रमोट्स पीपल टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अब हम क्यों जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो बेटर इनकम के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, घूमने के लिए, बेटर ट्रेड के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना मेरा ये, है ना, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर कर दी हैं, आपको बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और ये आपका लास्ट पेज, बिल्कुल लास्ट, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो, है ना, तो बस नहीं हो सकता, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है भाई, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। आफ्टर इंडिपेंडेंस विच आइटम वर allowed to be imported by the government of India, after इंडिपेंडेंस के बाद which item were allowed to be imported by the government of India, कौन सा आइटम था, तो मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, ठीक है, जो एसेंशियल आइटम थे, जो ज़रूरी थे, उन्हीं को लिया गया था। वाट और आफ्टर इंडिपेंडेंस विच आइटम वर अलाउड टू बी इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये थे वो सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। व्हाट हैज़ ब्रॉट अबाउट द एबिलिटी ऑफ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट फॉर द कंज्यूमर, तो ये MNC जब से आ गई हैं, है ना, MNC जब से आ गई हैं तब से हमारे पास ग्रेटर चॉइस आ गई है चीज़ों की, क्योंकि कुछ हमारी और कुछ उनकी, तो मिला करके हमारे पास सामने चॉइस बहुत आ गई हैं। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच 2 डिफरेंट फॉर्म्स डू वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट, ठीक है,
दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जब हम मार्केट में यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, या तो हम प्रोड्यूसर होंगे, या तो हमारा सामान होगा, या फिर हम कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे मार्केट में। तो वी मतलब हम लिख सकते हैं वी पार्टिसिपेट एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट। आई थिंक आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। पसंद आने के लिए कभी कभी कमेंट भी कर दिया कीजिए, मुझे समझ में आएगा कि आपको पसंद आ रहा है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।